ओम सर्वतंत्रस्वरूपाय सर्वतंत्रस्वरूपिणी सर्वाशाय समस्ताय शिवाय गुरुवे नमः। नमस्ते। हम अन्न विज्ञान का 4 पार्ट डिस्कस किया। 4 पार्ट, अभी 5th पार्ट है ये। हम अन्न का उत्पत्ति, उसका प्राचीन ग्रंथ तैत्तिरीय, आरण्यकम, तैत्तिरीय उपनिषद जैसे उपनिषदों से एक बार नज़र मारा। उत्पत्ति के बिना हम व्रत चतुष्टयम के बारे में भी हम बात किया। उसके बाद हम हमारे आयुर्वेद में संहिता में कैसे बता रहे, और उसका परिषद जो बना के उसमें वामक जी ने, काशी राजा ने, आत्रेय भिक्षु, इस तरह के हिरण्यक जैसा बड़े बड़े लोग मिलके आत्रेय भगवान का अध्यक्षता से जो चर्चा हुए वो चर्चा तक हमने बात किया। ये सारा चर्चा सुनने के बाद आत्रेय भगवान ने खड़ा होके बताया, आप सब लोग ऐसा वाद और प्रतिवाद करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग अपना वाद को समर्थन करने के लिए दूसरों का वाद को सिर्फ खंडन कर रहे हैं। आत्मा रसम षड्धातु मादा पिता कर्मम स्वभावम ब्रह्म या मनस कालम इत्यादि गुण का संपन्न होते समय एक उत्तम गुण निमित्तजन्य पुरुषन होंगे। इत्यादि गुणों को आपत्ति होंगे तो अलग अलग तरह का रोग पैदा होंगे। ये एक जवाब सुनते समय काशी राजा ने पूछा, भगवान, उत्तम पुरुष का अभिवृद्धि के लिए और दुगुण निमित्त रोग के लिए क्या किया जाए और उसका क्या कारण है? समय बताते हैं, हिदाहारोपयोगा एग एव ही पुरुष वृद्धिकरो भवति, अहिदाहारोपयोगः पुनर्व्याधि निमित्तमिति। हित आहार का उपयोग एक ही है जो पुरुषों का अभिवृद्धि करते हैं। अहित आहार एक ही है जो रोग बनाते हैं। बाकी सारा चीज़ आप लोग जो अभी तक बताए, ये सारा इससे उत्पन्न होते हुए है, इसलिए श्रेष्ठ कारण अन्न है। ये एक बात बोलने के लिए अभी तक हमने ये चर्चा वगैरह और उपनिषदों का वगैरह बता दिया है, क्योंकि अन्न को कितना इम्पोर्टेंट आयुर्वेद दिया हुआ है, केवल एक खाने के हिसाब से नहीं। और उपनिषद से कैसे ये संहिता में इसको एंटर कैसे किया अन्न, ये भी हम अभी बताया है। पत्यापत्ति के लिए आयुर्वेद क्यों इम्पोर्टेंट दे रहे हैं? क्योंकि औषध से भी ज़्यादा ज़रूरी है आहार और अन्न, क्योंकि रोग इसी से हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो उसका सबसे फर्स्ट निदान ये है। तो जब तक ये ठीक नहीं करेंगे तो आप सिर्फ औषध देने से, किसी को कुछ दवाई बना के देने से क्या बेनिफिट मिलेगी उनको? इसलिए आयुर्वेद पत्यापत्ति को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया। पत्यापत्ति सुनते समय ही कई डॉक्टर्स को एक आदत है, वो ये बोलते हैं कि नमक नहीं खाने का, स्पाइसी नहीं खाने का, खट्टा नहीं खाने का, और मिर्च मसाला मत खाओ। ये आयुर्वेद का यूनिफॉर्म पत्यापत्ति ऐसा कहीं पे भी नहीं है। आयुर्वेद में अलग अलग रोग के लिए अलग अलग दोष धातु के हिसाब से उनका पत्ती और आपत्ति अलग अलग है। एक रोग और रोगी के लिए जो पत्ती है वो दूसरा रोग और रोगी के लिए शायद आपत्ति होगा, दूसरा रोग और रोगी के लिए जो आपत्ति है वो तीसरा रोगी के लिए शायद पत्ती और आपत्ति होगा। किसी के लिए मांस आपत्ति है तो किसी के लिए मांस पत्ती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम केवल ये नमक और मिर्च और खट्टा ही बंद करके सारा दवाई तो हमने उसको पत्ती का पालन करने के लिए बोला, ऐसा नहीं होते। और कंप्लीट पत्यापत्ति के लिए आपको वैशेज रत्नावली पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है। हर एक रोग का अध्याय के सबसे लास्ट और पत्यापत्ति बताया गया है वैशेज रत्नावली में। आप सभी लोग वैशेज रत्नावली का अध्याय में वो पत्यापत्ति ज़रूर पढ़ना है और कंठस्थ करना भी चाहिए। ये डाइटिशियन का कंसेप्ट वगैरह मॉडर्न मेडिसिन से जस्ट अभी अभी आया है, ज़्यादा समय हुआ नहीं है। आयुर्वेद में ये डाइट का कंसेप्ट तो उसी समय से चल रहा है। आप जैसा नमक का बात हम करते समय एक चीज़ और याद आते हैं, आप सभी को पता है
लवण और मधुर, ये दोनों का विभाग मधुर है। लवण का और मधुर का विभाग मधुर है। इसलिए कई प्राचीन ग्रंथों में आयुर्वेद में बताते हैं प्रमेह रोग के लिए नमक भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका विभाग मधुर है। लेकिन हम आजकल ये मॉडर्न साइंस को फॉलो करके हम ये तो ज़रूर बोलते हैं कि आप मधुर, स्वीट या शक्कर इस तरह का चीज़ें कोई भी लेना नहीं चाहिए, लेकिन हम नमक के लिए हम बोलने के लिए भूल जाते हैं कि हमारा आयुर्वेद हमको क्या सिखाए, ये बोलने भूल जाते हैं। आयुर्वेद बोलते हैं वो विभाग है तो विभाग में मधुर है तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं। अगर आप थोड़ा सा मॉडर्न व्यू के हिसाब से अगर आप सोचेंगे, एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो भी नहीं बोलते हैं कि आप सिर्फ मीठा बंद करो। लेकिन जब 2 साल 3 साल जो डायबिटीज़ का परिणाम होकर जब डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी में आएंगे, जब किडनी के असर में शुरू होते हैं, क्रिएटिन बढ़ते, यूरिया बढ़ते हैं और एल्बुमिन 3+ 4+ हो जाते हैं, तो डायबिटोलॉजिस्ट खुद उसको रेफ़र करते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, और नेफ्रोलॉजिस्ट उनको बताते हैं आज से नमक बंद कर दो, नमक आपके लिए अच्छा नहीं है। आयुर्वेद उसको पहले ही बता रहा है प्रमेह रोग में नमक नहीं लेना चाहिए, उसको विभाग मधुर है। सिर्फ ये नहीं, प्रमेह रोग का बात करेंगे तो आयुर्वेद बता नवधान्य का इस्तेमाल नहीं करने का। सारा धान्य कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। ये बोलेंगे तो हमको विश्वास नहीं होते। जब मॉडर्न साइंटिफिक व्यूज़ अगर देखे जाएंगे, जो नवधान्य में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होते हैं और जितना वो पुराने होते हैं, 1 साल पुराना नवधान्य में ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होते, तो वो प्रमेह रोग के लिए वो पत्ती हो जाते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाते हैं और ग्लाइसेमिक इंडेक्स यहाँ पे उसको नवधान्य में ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह का बोलते समय हमको विश्वास होते हैं, लेकिन आयुर्वेद के तरीके से बताते समय हमको विश्वास नहीं होते। उसके बाद अग्निवेशन ने कुछ नहीं किया। हित और अहित आहार कैसे हम पता चलेंगे, तो बताते हैं आहार का मात्रा, आहार का काल, मात्रा मतलब कितना खाना है कितना नहीं खाना है। आहार का काल, काल अलग अलग तरह का काल है। आदान काल है, विसर्जन काल है, विक्षेप काल है। इसमें आदान काल और विसर्ग काल देख के, क्योंकि जब सूरज हमको जो रिफ्लेक्स करते हैं उसका एनर्जी, और एक बार सूरज उसका धरती से एनर्जी वापस लेते हैं, वो आदान और विसर्ग काल है। ये भी देख के खाना काल, ऋतु सीजन देख के, क्योंकि उष्णकाल में उष्णवीर औषध का या उष्णवीर आहार का, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। और आज का समय में गर्मियों में समर सीजन में पाइनएप्पल मिलते हैं। एक्चुअली पाइनएप्पल का सीज़न वो नहीं है, लेकिन ये हार्मोनल इंजेक्शंस के वजह से, कई कारण के वजह से पाइनएप्पल वगैरह आजकल समर सीज़न में हर स्ट्रीट में, हर सड़क में मिलते हैं, और हम उसको लेके खाते भी हैं, अलग अलग जूस पी के या कहीं भी करके। ये खाते समय आपका उष्णवीर्य और बढ़ते हैं। उष्णकाल में, उष्ण का समय में आप उष्णवीर्य प्रधान आहार खाएंगे तो गलत है। ये सिर्फ नहीं है, आज के समय में जितना भी शादी हो रहा है वो सारा समर सीज़न में होते हैं, क्योंकि बच्चों को समर वेकेशन मिलते हैं। इसका अलग कारण होते हैं, सारा पंडित ने उस समय मुहूर्त बना के देते हैं। उष्णकाल में उष्णवीर्य आहार खा के, उष्णकाल में उष्णवीर्य रधिक क्रिया, जैसा रधिक क्रिया के लिए आप शादी भी करते हैं, तो वहाँ पे लेडीज़ को रक्तपित्त होते हैं, ब्लीडिंग होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि मुझे क्यों ब्लीडिंग हो रहे, बोलने से क्या मतलब है। इस तरह का जेंट्स के लिए भी अलग अलग प्रॉब्लम उष्णवीर्य का कारण होते हैं। सिर्फ ये नहीं है, आप दिन में खाने वाला रात को कौन सा खाना है, इसके अलावा ये सब अभी आपको बाह्य काल बताया। आंतरिक काल में, शैशव में, बाल्य में, कौमार में, वार्धक्य में अलग अलग खाना खाना चाहिए। सबका पाचन शक्ति एक जैसा नहीं है, बच्चों को धातु परिणाम पूरी तरफ से होते नहीं है। हर चीज़ को देख के, क्योंकि आप सभी ने बताया है बचपन में कफ प्रदान है, तो यंग जो कौमार में पित्त प्रदान है, तो और वार्धक्य में कफ प्रदान होते हैं, तो उस समय उसका खाना भी उस तरफ होना चाहिए। और क्रिया, संस्कारम, संयोगम, देशम, देहम, देह मतलब कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ, मध्य कोष्ठ कौन सा कोष्ठ है, और दोष कौन सा, प्रकृति कौन सा है, वो देखना है। ये सारा देख के उसको अहित और अहित का आपको निर्णय करना है। और ये भी बताते हैं हम
आहार केवल आप जो अन्न ले रहे हैं वो नहीं है। आहार मतलब आप जो आहरण करने वाला सारे चीज़ें आहार है। पहले भी हमने ये बात बताया, जो आप देखते हैं वो भी आहार है, जो सुनते हैं वो भी आहार है, सब आहार है। और आहार सूक्ष्म है, अन्न सूक्ष्म होते हैं, और पाक हुआ वाला अन्न अति सूक्ष्म है। जो आपने जो पाचक किए हुआ जो अन्न है वो अति सूक्ष्म है। और ये अति सूक्ष्म अन्न सामने रख के लड़ाई करेंगे, अति सूक्ष्म अन्न के सामने हम शोर मचार करेंगे। आप जितना भी सात्विक भोजन करेंगे तो आपको सात्विक गुण तो कहीं दूर से भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप अन्न के अंदर आपका मनस, अन्न के अंदर आपका शब्द, आसपास का शब्द, ये दृश्य जितना भी आप जो दिखाते हैं देखते हैं, ये सब अन्न के साथ मिक्स होते हैं। तो अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हुए खाना बनाएंगे, जितना भी सात्विक भोजन क्यों ना हो, वो आपको सात्विक गुण नहीं देंगे। आप मन में गुस्सा रख के, नाराज़ रख के आप आपका बीवी के लिए, आपका हस्बैंड के लिए, आपका बच्चे के लिए, आपका माता पिता के लिए खाना बनाएंगे, वो जितना भी सात्विक हो वो सात्विक भोजन नहीं होंगे। वो सारा आहार में आश्रय दोषम, हमने पहले भी बताया था, आश्रय 3 तरह का दोष होते हैं अन्न में। आश्रय दोषम, जाति और निमित्तम, इस तरह का 3 तरह का दोष होते हैं। वो दोष कैसे जाएंगे, उसको अन्नदान वगैरह कैसे उसको इस्तेमाल किया जाएंगे, ये भी हमने लास्ट ऑडियो में बताया था। तो ये आश्रय दोष वाला अन्न आपको कहीं पे भी कोई सात्विक भोजन नहीं कर पाएंगे। तो आपने इसलिए ये मत सोचिए कि आप केवल सात्विक भोजन करने से ये सब मिलेंगे। और इसके साथ एक और बात भी आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। आज का समय में जितना सारे जो बच्चे हैं, बच्चे को उसका माँ बाप ने अलग अलग तरह का कार्टून चैनल जैसा पोगो, मिस्टर बीन, इस तरह का चीज़ें वगैरह उसको लगा करके खाना खिलाते हैं। और वो खाना खाते समय ये सब देख के वो खाना खाते हैं। वो खाना खाते समय ये सारा दृश्य आहरण करके वो भी उसका अंदर चले जाते हैं। आज का समय में बच्चों को कंडक्टिव डिसऑर्डर, ऑटिज्म, ADHD, इस तरह का अलग अलग डिसीज़ इतना ज़्यादा बढ़ते होने का कारण एक ही कारण ये है, आप उसको आहार भोजन देते समय और इसके अलावा भी इस तरह का दृश्य उसको देखते दृश्य भी बच्चे आहरण करते हैं। इस वजह से बच्चे अलग अलग हरकतें करना शुरू करते हैं। बच्चे घर पे भी अलग अलग हरकतें शुरू करते हैं और उनको फिर वो डॉक्टर के पास, वैद्य के पास आते हैं। बहुत सारा ऐसा बच्चे हैं जो लेके आते हैं और उनको जो पूछते समय वो कन्फेस करते हैं, हाँ हम ऐसा करते हैं, बच्चा ऐसा करते हैं। इसलिए आज का समय में इस तरह का अलग अलग बीमारी होने का भी ये भी एक कारण है। तो आपका दोष समावस्था होते, धातु को समावस्था होते समय खाना ऐसा खाना होना चाहिए, आपको उसको मेंटेन करें। और जब इसमें दोष एक बड़ी एक कम हुआ तो उस समय उसको बैलेंस करने वाला खाना होना चाहिए। और बच्चों के लिए, गर्भिणी के लिए सब अलग अलग खाना पहले होते थे। प्राचीन समय में हमसे भी ज़्यादा दरिद्र लोग था, हम अभी दरिद्र कोई नहीं है, सब लोग अपना घर लग्जरी लाइफ जी रहे। फिर भी हम सुबह एक बार खाना खाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। अब जो बुढ़े माँ बाप के लिए, नानी के लिए, दादी जी के लिए वही खाना, हमारे बच्चे के लिए वही खाना, हमारे भी लिए भी खाना, हस्बैंड के लिए भी वही खाना। पहले समय में इतना भी दरिद्र होने के बावजूद भी वो लोग जो उनका स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे के लिए अलग से खिलाते थे। उनके घर पे जो बूढ़े हुए बुज़ुर्ग लोग हैं उसके लिए अलग से खाना देते थे। जो खेती में और जैसा फिज़िकल हार्डवर्क ज़्यादा करते उसके लिए अलग से खाना खिलाते थे। वो सब लोग पहले करते थे, क्योंकि बचपन में आप शैशव में आपको उसको धातु परिणाम पूरा नहीं हुआ, उसके लिए कैसे खाना होना चाहिए। बुजुर्ग समय, वृद्धावस्था में वाद दोष ज़्यादा होने के कारण वहाँ उस समय उसको खाना खाना कैसे, उसका पाचन शक्ति कैसे होंगे, एक बुज़ुर्ग के लिए, एक बच्चे के लिए और एक यंग या मिडिल एज के लिए, उसी हिसाब से अलग अलग खाना फिक्स करके देते थे। और आज का समय में लोग खाना घर पे बनाते भी नहीं, ज़्यादा तरफ ज़ोमैटो, स्विगी, इस तरह का अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसको खाना ऑर्डर करते हैं, या उसका कम से कम उसका जो मसाला वगैरह भी कभी कोई घर पे पीसते नहीं है, वो बाहर से लेके आते हैं। ये आप धनिया पाउडर बाहर से लेते हैं, लाल मिर्च का पाउडर बाहर से लेते हैं। धनिया पाउडर आपको जो मिलते हैं, अगर एक धनिया का पाउडर का पैकेट आप लेकेंगे उससे ही कहीं ज़्यादा महंगा है आप खाली धनिया लेंगे तो, मतलब धनिया से सस्ता है धनिया का पाउडर। ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं मीडिया में, अलग अलग जगह पे, उसका बीच में काफ़ी सारे मीडिएटर होते हैं
अलग अलग लोग कमीशन लेते हैं, ये सब होने के बाद भी वो पैकिंग करते हैं, सब कुछ होने के बाद भी वो दुनिया से कम पैसे में आपको धनिया का पाउडर दे रहे हैं। फिर भी आप लोग ये सोचते नहीं हो ला के आप धनिया पाउडर समझ के उसको खाना बनाते हैं। कभी मार्केट में जाकर देख लीजिए धनिया बीज को कितना पैसे और धनिया पाउडर कितना है, एक बार उसको पीस के देख लीजिए। आहार सा सूक्ष्म है, पवित्र है, तो उसको उसी हिसाब से आपने देखना है। और आहार आपको मन से, शरीर से, देश दोष से, हर जगह से जुड़ी हुई है। हम अभी नेक्स्ट ऑडियोस में अन्न औषध का रूप में कैसे होंगे, अन्न एक रोगी के लिए कौन सा अन्न चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कौन सा अन्न चाहिए, देश दोष के मुताबिक कौन सा अन्न चाहिए, और औषध का रूप में देते समय कैसे होना चाहिए, विरुद्ध अन्न मतलब कैसे कैसे है, ये सारा चीज़ें हम अभी नेक्स्ट ऑडियो में डिस्कस करेंगे। और अलग अलग तरह का उसमें जंगल, स्थावर, अन्न के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।